नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए गणित पेडागोजी मतलब गणित शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति है, कुछ लोग गणित के गणनाओं का विज्ञान कहते हैं, कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है तथा कोई मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित का अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। अब गणित की प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है जिससे पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं स्पष्ट होता है। गणित कई विषयों का आधार भी है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथन कह सकते हैं। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान विषयों का आधार विषय है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित में अमूर्त प्रत्ययों, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मूर्त रूपों, कॉन्स्टेंट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। गणित से बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता तथा कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं, शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह गणित का प्रकृति के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, इस पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी विषय की उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्धारित करता है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान किसी भी विषय की उपयोगिता तथा पाठ्यक्रम में स्थान इस बात पर निर्भर करता है कि वह विषय दैनिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है, वह विषय शिक्षा के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए कितना उपयोगी है, वह बालक के सर्वांगीण विकास में कितना उपयोगी है। अंत हमें निरीक्षण करने पर पता चलता है कि गणित इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में खरा उतरता है। गणित की उपयोगिता को देखते हुए कोठारी कमीशन ने कहा है कि गणित को पहली से 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, परंतु कुछ लोग अभी भी इस बात का स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब हम गणित को पाठ्यक्रम में उच्च स्थान देने तथा अनिवार्य विषय बनाने के कारण सोचते हैं। देखो, यह विज्ञान विषयों का आधार है। गणित के बिना विज्ञान का अस्तित्व असंभव है। विज्ञान की सभी गणनाएं, सिद्धांत तथा निष्कर्ष गणित की सहायता से निकाले जाते हैं। गणित एक यथार्थ विज्ञान है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, निष्कर्ष सही, निश्चित व यथार्थ होते हैं। जैसे कि 4 + 5 = 9 प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित है, कोई इसे 8 या 7 नहीं कर सकता। गणित बच्चों की तार्किक क्षमता का विकास करता है। गणित एक तार्किक विषय है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए तर्कपूर्ण विचार करना होता है। इससे बच्चे की तार्किक क्षमता बढ़ती है। गणित हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम चाहे भी तो गणित को अपना जीवन से अलग नहीं कर सकते। हमें प्रतिदिन अपने जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। गणित अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता करता है। गणित बच्चों में आत्मविश्वास व सत्य की भावना का विकास करता है। गणित बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। इस तरह गणित का पाठ्यक्रम में स्थान, इस पॉइंट के बारे में हम पढ़ ले हैं। अब हम गणित की भाषा के बारे में पढ़ते हैं।
उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। प्रत्येक विषय की अपनी एक भाषा होती है, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। यह भाषा उस विषय की मूर्त रूप प्रदान करती है तथा उस विषयांक का समझने में सहायता करती है। गणित की भी अपनी एक भाषा है। गणित की भाषा शुद्ध, यथार्थ और निश्चित होती है। गणित की भाषा के गुण निम्नलिखित है। गणित की भाषा सांकेतिक होती है। इसमें अनेक प्रकार संकेत या चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जोड़ने के लिए प्लस है, घटाने के लिए माइनस है, गुणा के लिए गुणाकार चिन्ह है, भाग के लिए भाग चिन्ह है। मतलब जोड़ने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस, गुणा के लिए गुणाकार चिन्ह, भाग के लिए भागाकार चिन्ह, इस तरह। गणित की भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे चर, अचर, पद, मूल, वर्गमूल, समीकरण आदि। कभी कभी एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे योग के लिए जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल कितने आदि। गणित की भाषा प्रयोग के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि आप अंकों की गुणा करते समय उनके मात्रक साथ में लिखकर गुणा नहीं कर सकते। अब 6 मीटर इंटू 7 पॉइंट मीटर इज इक्वल टू, देखो अब 6 मीटर इंटू 7 मीटर इज इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर। ये गलत है, ये गलत है। तो 6 इंटू 7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर इंटू 7 मीटर इज इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर, ये गलत है। 6 इंटू 7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर, ये सही है। इस तरह गणित के प्रश्नों को हल करने में विचारों की शुद्धता और आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को विशेष विधि के अनुसार चरणों में लिखा जाता है। तो अब हम सामुदायिक गणित इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सामुदायिक गणित की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि पुराने समय से ही मानव गणित का शिक्षण एवं उपयोग करता आया है। गणित का वह रूप जिसका उपयोग हम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी करते हैं, उसे ही सामुदायिक गणित कहते हैं। गणित तथा मानव जीवन का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। गणित के बिना मानव जीवन अकृत हो जाएगा। हम दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में गणित का उपयोग करते हैं, जैसे लेन देन, सामान खरीदना, बेचना, व्यापार करना आदि। गणित की शाखा अंकगणित का प्रयोग दैनिक जीवन में सबसे अधिक होता है। हमारे दैनिक जीवन में गणित का उपयोग पहला पॉइंट है व्यापार करने में। मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करता है, जिसमें लेन देन, हिसाब किताब रखना है। यह कार्य गणित के बिना संभव नहीं है। अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में। विज्ञान विषयों का आधार विषय गणित ही है तथा गणित अनेक विषयों के शिक्षण में सहायता करता है। अगला पॉइंट है तकनीकी के क्षेत्र में। आज मानव जीवन नवीन तकनीकों से घिरा हुआ है। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का आविष्कार गणित के बिना संभव नहीं है। गणित बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास में सहायक है। इस तरह गणित शिक्षा शास्त्र में इतने पॉइंट का आज हम अभ्यास किए हैं। बाकी के पॉइंट अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम का मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। मूल्यांकन का पॉइंट देखेंगे। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसमें द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही है। अधिगम का मूल्यांकन, इस पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है तब वह मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है। अधिगम के लिए मूल्यांकन।
यह मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के उस टॉपिक अवधारणा के प्राप्ति प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उसके बाद बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। अधिगम, सीखना के रूप में मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। यह क्रियाकलाप एक प्रकार से अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेता है। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है। बच्चों के अंक निर्धारित करने होते हैं, औपचारिक पद्धतियां अपनानी होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम कुल अवधि जैसे 1 वर्ष के बीच बीच में बच्चों का आकलन करना। यह अवधि 1 सप्ताह, 1 माह, 3 माह या 6 माह हो सकती है। अब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। सतत मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी त्रुटियां क्या है, शिक्षक की शिक्षण पद्धति कितना काम कर रही है आदि का पता लगाया जा सके तथा आगे उसमें सुधार किया जा सके। बच्चों का सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की बुद्धि, रुचि, शिक्षा का स्तर, सीखने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, तार्किक क्षमता, आर्थिक सामाजिक स्तर, पृष्ठभूमि आदि सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। इस तरह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां है। नंबर 1 है निरीक्षण, नंबर 2 है प्रश्नावली, नंबर 3 है प्रश्नोत्तर, नंबर 4 है साक्षात्कार, नंबर 5 है जांच सूची, नंबर 6 है विवरण, नंबर 7 है रिकॉर्ड। इस तरह प्राथमिक स्तर पर बच्चे का रिकॉर्ड रखने का बेस्ट तरीका व साधन पोर्टफोलियो है। इस तरह हम अधिगम का मूल्यांकन के अनेक पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण का पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब हम उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का मूल्यांकन देखते हैं। पहला स्थान है उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित उपलब्धि का मूल्यांकन। उपलब्धि का मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन का ही एक रूप है, जिसमें इसमें मूल्यांकन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे के उपलब्धि स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। इसके निर्धारण में अंक, ग्रेड, फीडबैक आदि पद्धतियों का प्रयोग होता है। अब हम रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में सोचते हैं। तो ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्राय इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है। अब हम रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना है। उसकी प्रक्रिया देखते हैं। एक है, सबसे पहले शिक्षक एक क्षेत्र का निर्धारण करता है जो उससे पढ़ाया है। नंबर 2 मूल्यांकन करता है, अंक या ग्रेड निर्धारित करता है। नंबर 3 बच्चों के साथ फीडबैक देकर चर्चा करता है। नंबर 4 त्रुटियों की जांच करता है और उन्हें पूरा करने की योजना बनाता है। नोट, रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन के बहुत ही समीप है। रचनात्मक मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन के बहुत ही समीप है। अब हम प्रश्नों के प्रकार देखेंगे। अब हम प्रश्नों के निर्माण देखेंगे। प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक के लिए एक परीक्षण है तथा उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण करना शिक्षक की एक कला है। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हम देखते हैं। अच्छे प्रश्न की विशेषताएं, प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए। नंबर 1 है प्रश्न किसी उद्देश्य पर आधारित होने चाहिए। नंबर 2 है प्रश्न में वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता होनी चाहिए। नंबर 3 है प्रश्न विश्वसनीय होने चाहिए। नंबर 4 है प्रश्न की भाषा बच्चे के समझने योग्य होनी चाहिए। नंबर 5 है प्रश्न का कठिनाई स्तर बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए।
नंबर 6 है प्रश्न की प्रकृति लचीली होनी चाहिए। नंबर 7 है प्रश्न का रूप कक्षा स्तर के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार अच्छे प्रश्न की विशेषताएं हम देख चुके हैं। अब प्रश्नों के प्रकार देखते हैं। प्रश्नों के प्रकार में पहला है निबंधात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न मुख्य रूप से बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। नंबर 2 है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न कुछ हद तक प्राथमिक स्तर पर पूछे जा सकते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता व विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। नंबर 3 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 4 है चित्रात्मक प्रश्न। ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नंबर 5 है रिक्त स्थान वाले प्रश्न। नंबर 6 है मिलान करने वाले प्रश्न। नंबर 7 है बहुविकल्पीय प्रश्न आदि। इस तरफ उपलब्धिता मूल्यांकन में रचनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रश्नों का निर्माण, अच्छे प्रश्न की विशेषताएं, प्रश्नों का प्रकार हम देख चुके हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण की समस्याएं। उस पॉइंट के बारे में हम सोचते हैं। अब हम गणित की समस्याएं देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग। जब एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य करता है तथा बच्चे उस विषय या संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता है, अर्थात शिक्षक जो ज्ञान बच्चों तक पहुंचाना चाहता है या यूं कहे कि विषय का जो ज्ञान बच्चों का मिलना चाहिए वह बच्चे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे शिक्षण की समस्या कहेंगे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यह पंक्ति आपने सुनी होगी। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो इसका प्रभाव उसकी बुद्धि, रुचि, एकाग्रता, चिंतन, स्मृति आदि पर पड़ता है तथा वह विषय को ठीक से समझ नहीं पाता। सेकंड है नींव का कमजोर होना। यह भी एक समस्या देखने को मिलती है। यदि गणित विषय में बच्चे ने प्राथमिक स्तर संकल्पनाओं को नहीं समझा है या उसे अवसर नहीं मिल पाए हैं तो आगे की कक्षाओं में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 3 है शिक्षक का विषय ज्ञान। शिक्षण की परिपक्वता इस बात पर भी निर्भर करती है कि शिक्षक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। नंबर 4 है गणित शिक्षक की शिक्षण विधि। गणित शिक्षक की शिक्षण विधि प्रत्येक विषय को पढ़ाने की अथवा वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अनेक शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक को शिक्षण विधियों का ध्यान नहीं है तो यह शिक्षण की समस्या हो सकती है। नंबर 5 है समयावधि। किसी भी विषय की शिक्षण के लिए एक समयावधि निर्धारित होती है। यदि शिक्षक लंबे समय तक गणित पढ़ता रहेगा तो बच्चे थक जाएंगे और विषय में रुचि नहीं लेंगे। नंबर 6 है स्तर। विषय का पाठ्यक्रम बच्चों के स्तर के अनुसार होना चाहिए। यदि आप कक्षा 4 में कक्षा 6 का पाठ्यक्रम लागू करेंगे तो वह बच्चे की समझ से परे होगा तथा बच्चा सीख नहीं पाएगा। इस तरह हम शिक्षण की समस्याएं देखे हैं। पहला है बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास। नंबर 2 है नींव का कमजोर होना। नंबर 3 है शिक्षक का विषय ज्ञान। नंबर 4 है गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां। नंबर 5 है समयावधि और नंबर 6 है स्तर। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। नंबर 7 गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। अब हम गणितीय शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। त्रुटि विश्लेषण एक प्रकार की विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चा गणित में कहाँ त्रुटि कर रहा है, उसकी त्रुटियां किस प्रकार की है तथा वह एक ही प्रकार की त्रुटि कितनी बार कर रहा है तथा उसकी त्रुटि करने के क्या कारण हो सकते हैं। अब बच्चों में गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियां देखते हैं। बच्चों में गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियां, बच्चों में गणित के प्रति रुचि का अभाव होता है, गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव होता है, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करना,
गणितीय संक्रियाओं जोड़ घटाव गुणा भाग का करने में समस्या अथवा बच्चों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव होना, गणित के प्रति जागरूकता का अभाव होना, दो या अधिक प्रत्ययों में अंतर सही न निकल पाना इत्यादि। इस तरह बच्चों में गणित के प्रति पाई जाने वाली त्रुटियां हम देख सकते हैं और उस पर उपाय भी हम देखेंगे। अब उपाय है नंबर 1, छात्रों को सही कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 2, छात्रों को स्वयं उनके उत्तर की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, गणित में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना। नंबर 4, गणित की संक्रियाओं का बच्चों को अभ्यास करवाना। नंबर 5, बच्चों की त्रुटियों का पता लगाना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना। नंबर 5, शिक्षण विधि में सुधार करना। नंबर 6 है उपयुक्त शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। नंबर 7 है बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और नंबर 8 है बच्चों को गणना करने तथा अभ्यास के अधिक अवसर उपलब्ध प्रदान करवाना। इस तरह बच्चों को गणित के प्रति उत्पन्न होने वाले त्रुटियों के बारे में उपाय हम सोचते हैं। अब अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, अब हम गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां देखते हैं। मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग नंबर 1 है आगमन विधि। आगमन विधि, इस विधि में उदाहरणों या तथ्यों की सहायता के सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। जब हम बालक के समक्ष बहुत से तथ्य या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बालक उनकी सहायता से स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं तो वे आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें छात्र एक काल्पनिक नियम द्वारा समस्या को हल करते हैं। इसी प्रकार दूसरी समस्या हल हो जाती है और तीसरी तो इस तरीकों को नियम या सूत्र मान लिया जाता है। यह विधि छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है एवं उसके मानसिक विकास में सहायक होती है। अब अगला है आगमन विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। नंबर 3 है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 4 है यह विधि विशेष से सामान्य की ओर नियम का पालन करती है। इस तरह आगमन विधि के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब हम निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ते हैं। यह विधि आगमन विधि की विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा या सूत्र बच्चों को बता दिया जाता है तथा बच्चा उन्हें याद कर लेता है, फिर उन नियमों का उपयोग करके समस्या का हल निकालता है। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को सरल बना देती है। निगमन विधि में बच्चों नियमों या सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते बल्कि उनका स्मरण याद करते हैं। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छात्रों में रटने की आदत उत्पन्न करती है। यह विधि छात्रों को जो ज्ञान देती है वह अस्थायी और अस्पष्ट होता है क्योंकि यह ज्ञान को स्वयं के प्रयास से प्राप्त नहीं करते। इस तरह निगमन विधि के बारे में हम सोच लिए हैं। तो अब हम संश्लेषण विधि के बारे में पढ़ते हैं। उसे हम सिंथेसिस मेथड कहते हैं। यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर का पालन करती है। जब हमें रेखागणित में किसी तथ्य या नियम को सिद्ध करना होता है तो हम परिकल्पना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच की जाती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है तथा विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है। अगला पॉइंट है इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता, इसलिए स्थायी नहीं होता। अगला पॉइंट है इस विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती और इससे बालक की तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति का विकास नहीं होता। इस तरह संश्लेषण विधि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब अगला पॉइंट है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि उसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल मेथड। विश्लेषण का अर्थ होता है समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जैसे H2O को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभाजित करना विश्लेषण है। संश्लेषण तथा विश्लेषण एक दूसरे के पूरक है। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि अगला विधि है। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि उसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के शब्द ह्यूरिस्को से बना है जिसका अर्थ है मैं स्वयं खोज करता हूं।
अर्थात ह्यूरिस्टिक विधि खोज करने पर आधारित है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता न होकर स्वयं अन्वेषक या आविष्कारक होते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं सोचने के अवसर प्रदान करती है। यह विधि बच्चों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि को उपयुक्त अवसर प्रदान करके बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करती है। इस तरह ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में हम सोच चुके हैं। अब हम प्रयोगशाला विधि के बारे में पढ़ते हैं। प्रयोगशाला विधि, उसे लैबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। गणित के अध्यापन को सुधारने एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि को ही लाभप्रद माना है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर नहीं सीखा जाता बल्कि करने से सीखा जाता है। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधी आदि की सत्यता की जांच करते हैं। इस तरह यह विधि ज्ञात से अज्ञात तथा करके सीखना का पालन करती है। इस विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि में बच्चा पूर्ण सक्रिय एवं सहभागी रहता है। इस तरह यह विधि बच्चों में प्रयोग की भावना उत्पन्न करती है। बालकों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो इस पद्धतियों में गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां में हम पढ़ चुके हैं। आगमन विधि उसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड, सेकंड है निगमन विधि, थर्ड संश्लेषण विधि, फोर्थ विश्लेषण विधि, 5 अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि, 6 प्रयोगशाला विधि। अब हम निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में सोचते हैं। अब हम निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछते हैं। निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निदान का अर्थ होता है पहचान करना अथवा पता लगाना। अतः निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता, सीखने में कमी, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, गलतियाँ, आवश्यकताओं आदि का पता लगाया जाता है। सामान्य अर्थ में यह कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलतियां, त्रुटियां कर रहा है तथा कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसका कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। अगला है निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता नंबर 1 है निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब पड़ती है जब बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। नंबर 2 है निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य, विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों को हो सकती है। नंबर 3 है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चों की त्रुटियां का पता लगाया जाता है। नंबर 4 बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा है यह जानने के लिए। नंबर 5 बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है यह जानने के लिए। नंबर 6 बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए। अगला पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण। अगला पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण। उपचार का अर्थ होता है ठीक करना या सुधार करना, अर्थात बच्चों की कमियों, त्रुटियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की जिन कमियों, त्रुटियों, कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें सुधारा जाता है। इस तरह उपचारात्मक शिक्षण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारा CTT पेपर 1 और पेपर 2 का गणित पैडोगॉजी, गणित शिक्षण शास्त्र समाप्त होता है। लास्ट पॉइंट थे निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता और उपचारात्मक शिक्षण के पॉइंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो विद्यार्थियों सब वीडियो देखो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।